हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में मैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर अलजेब्रा का चैप्टर है 12th क्लास, उसको जीरो लेवल से उसका कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये डिटरमिनेंट क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, ये सारे प्रश्नों का हम जवाब देंगे। तो आपको बता दूं कि डिटरमिनेंट बनता है केवल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स यही देता है आपको डिटरमिनेंट। यही आपको डिटरमिनेंट देता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है। आप जानते हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, यानी इसका ऑर्डर मान लीजिए जनरल में m/m का है। ये हो गया। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं। तो जब यह स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनेगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली पर इसलिए जोड़ कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपको डिटरमिनेंट देगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का बाहर से जो है, हम इसको मैट्रिक्स का सिंबल है, बाहर से इसको हम घेरते हैं चार को कोना पर, ये मुड़ा रहता है, ऑर्डर सेम है। तो जब ये डिटरमिनेंट बनेगा तो क्या चेंजेज इसमें आएंगे, है ना। लिखने का जो तरीका है इसमें कितना बदलाव आएगा, तो मैं बता दूं, ये जो मुड़ा हुआ लाइन है ये पहले सीधा हो जाएगा। डिटरमिनेंट बनते समय यह स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों साइड का जो लाइन है वो सीधा हो जाएगा, ऑर्डर सेम होगा, क्योंकि यह डिटरमिनेंट भी बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स से ही। अंदर जो संख्याओं का, एलिमेंट्स का सजावट होगा वो सेम रहेगा, है ना। और इस प्रकार के सजावट को हम मान लीजिए जो है ये स्क्वायर फॉर्म में सजावट कहते हैं। अरेंजमेंट इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज यदि नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं तो ऐसे सजावट को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट कहते हैं। स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद हम अब इसमें देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स जो को हम लोग जनरल में AIJ कहते हैं। एलिमेंट्स हो गया ये मैट्रिक्स के। यहाँ I जो है ith रो और jth कॉलम को बताता है कि यह एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है। ith रो में है, ith कॉलम में, jth कॉलम में है। तो डिटरमिनेंट के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको भी हम लोग जनरल में AIJ ही लिखेंगे, यानी जैसा सजावट जॉन एलिमेंट जहाँ है वही रहेगा, वैसा ही सजावट रहेगा। केवल परिवर्तन होगा कि ये लाइन जो है बिग ब्रैकेट के रूप में है बाहर से, अब ये लाइन खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर या तो 1/1 का होगा, 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। वैसे आपको क्लास 12 में केवल 3/3 का ही मैट्रिक्स और 3/3 का ही डिटरमिनेंट सिलेबस में है, उससे आगे नहीं है। तो 3/3 एंड सो ऑन ऐसे जा सकता है। तो इसके डिटरमिनेंट के जो ऑर्डर होंगे वह भी जो है 1/1, 2/2, 3/3 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब यह स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसका सिंबल क्या था, और जब ये डिटरमिनेंट बनेगा तो इसका सिंबल क्या होगा। सिंबल, जब यह स्क्वायर मैट्रिक्स था तो हम लोग इसको कैपिटल इंग्लिश लेटर यानी ए, कैपिटल ए,
कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 जेड तक हम लोग इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से सूचित करते थे। जब यही स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा तो इसका सिंबल क्या होगा? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इस ए को हम दोनों साइड से खड़ा लाइन से घेर देंगे तो यह बनेगा, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए। मैट्रिक्स पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ए था, जब स्क्वायर मैट्रिक्स ए से डिटर्मिनेंट बना तो इस ए को दोनों साइड से खड़ी लाइन से घेरना होगा। उसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, इससे बना हुआ जो डिटर्मिनेंट होगा वो बी को खड़ी लाइन से घेरना होगा। सी स्क्वायर मैट्रिक्स से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट होगा उसको खड़ी लाइन सी से घेरना होगा, है ना। इसी तरह से आगे और एक और भी सिंबल है। डिटर्मिनेंट का पहला अक्षर डी है तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल डी से भी सूचित करेंगे। और एक और सिंबल है जो कि बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। वैसे तो लिखते हैं ट्रायंगल जैसे, त्रिभुज जैसे, लेकिन इसको हम लोग जब वहाँ लिखते हैं तो डेल्टा पढ़ते हैं, DELTA। तो ये सिंबल भी आपने देख लिया, डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब हम देखेंगे कि जब यह स्क्वायर मैट्रिक्स था तो इसका नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता था। वैसे भी जितने भी मैट्रिक्स होते हैं सब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं, संख्याओं का एक सजावट होता है और उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स था तब भी इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब यही स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा तो उसका एक डिफिनिट वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसका जो है एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त होगा, डिफिनिट वैल्यू हमको मिलेगा। सारे डिटर्मिनेंट का एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त होता है। तो ये आपको कंपैरिजन करा करके हमने आपको डिफरेंसेस कि स्क्वायर मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनता है तो क्या चेंजेज आते हैं, सिंबल में क्या चेंजेज आते हैं, ऑर्डर में क्या चेंजेज आते हैं, लिखने का तरीका में क्या बदलाव आता है, वैल्यू में कैसे बदलाव होता है। तो ये सब आपको कंपैरिजन करके हमने आपको बताया, है ना। अब इसका हम एक एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट बनता है, आपको बताया गया कि सारे डिटर्मिनेंट का एक डिफिनिट वैल्यू होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप हमको बता रहे हैं कि कैसे जो है इसका वैल्यू प्राप्त होता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट को तो हम लोग डेल्टा से सूचित करते ही हैं। डेल्टा जो है एक डिटर्मिनेंट है 4 1 3 2। मान लीजिए ये 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है और इसका हमको वैल्यू चाहिए, इसका हमको वैल्यू चाहिए। हमने बताया कि डिफरेंट वैल्यू होता है, तो वैल्यू कैसे निकलेगा तो उसको देखिए। सबसे पहले ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, पहले इनको गुना कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यही ऑर्डर है। पहले ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले 4 और 2 इसी ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 × 2 हो गया। बीच में हम माइनस देते हैं, माइनस एक कोण से दूसरे कोण को करा लिए पहले ऐसे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस देंगे। तब ये वाला जो कोना कोनी है 3 में 1 से 3 × 1, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करा लिए। अब इसके बाद जो है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 हुआ ये और ये 3 हुआ, 8 में से 3 गया तो 5। तो देखा आपने, ये डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का, एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त हुआ कि नहीं। तो सारे डिटर्मिनेंट का एक डिफिनिट वैल्यू प्राप्त होता है। अब हम लोग इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन, रिटन डिफिनीशन लिखे बताएंगे कि क्या होता है डिफिनीशन। और उसको यहाँ तो 2/2 का बहुत आसानी से निकल गया, 3/3 का होगा तो उसको कैसे करेंगे, 1/1 का होगा तो कैसे करेंगे, उसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, वगैरह वगैरह हम अभी आपको बता रहे हैं। इसका डिफिनीशन हम लिखने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिफिनीशन। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर फॉर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। द अरेंजमेंट
the arrangement of numbers in a square form as below is called determinant. The arrangement of numbers in a square form as below is called determinant. डिटर्मिनांट को डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। इस फॉर्म में मान लीजिए ए बी सी डी यह कोई डिटर्मिनांट है और स्क्वायर फॉर्म में इसका सजावट हुआ है, यानी जितने रो हैं नंबर ऑफ रोज उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ऐसे सजावट को हम लोग स्क्वायर फॉर्म में अरेंजमेंट कहते हैं। यह जनरल में लिखा हुआ हमको ए बी सी डी अननोन है, नहीं मालूम है, तो ये 2x2 का ऑर्डर का है। तो लिखे हैं कि एज बिलो यानी निम्न रूप में जो स्क्वायर फॉर्म में संख्याओं को वेरिएबल्स को लिखने का जो तरीका है वही डिटर्मिनेंट कहलाता है। और इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का तो एक निश्चित वैल्यू होता है, तो ऐसे ऐसे हम इसको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे a इंटू डी और बीच में माइनस देंगे और उसके बाद b में c से ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो b इंटू सी। ऐसे ही करके आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होगा। जब 2x2 का ऑर्डर का होगा तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। और ये जो प्राप्त होगा, अगर इसमें मान लीजिए डिटर्मिनेंट के अंदर जो सजावट है वो निश्चित अंक है, तो जो वैल्यू भी प्राप्त होगा वो डेफिनेट वैल्यू प्राप्त होगा, अंक में प्राप्त होगा, नंबर्स में प्राप्त होगा, है ना। तो ये जो नंबर्स आएगा वो नंबर्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। एक दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर associated with only a square matrix. Determinant is a number associated with only स्क्वायर मैट्रिक्स से ही वो एसोसिएट होता है, रिलेटेड होता है, जुड़ा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का विस्तार किसे कहते हैं। जब हम 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 2x2 ऑर्डर में बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो यही कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। व्हेन ए डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 order when a determinant of 3x3 order is changed into 2x2 order, then it is called expansion of determinant, expansion of the determinant।
जब हम, फिर से समझ लीजिए, जब हम किसी डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को 2/2 ऑर्डर में चेंज करते हैं तो यही कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का विस्तार कहलाता है। अब आप पूछिएगा कि 3/3 को 2/2 में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम लोग डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 3/3 ऑर्डर का यदि दिया हुआ डिटर्मिनेंट आपको पहले से है तो उसको 2/2 ऑर्डर में चेंज करेंगे तभी उसका वैल्यू हमको प्राप्त होगा। इसीलिए जब हम 3/3 ऑर्डर को 2/2 ऑर्डर में चेंज करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट, है ना। अब ये जो एक्सपेंशन होता है डिटर्मिनेंट का वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सहायता से होता है। आप जानते हैं कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 गो रो है, R1 R2 R3, और 3 ठो कॉलम्स हैं C1 C2 C3, तो 3 और 3 मिलके 6 हुए, है ना। तो 6 साधन हैं, विधियां हैं आपको एक्सपेंड करने का। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से यदि डिटर्मिनेंट को आप 3/3 ऑर्डर को 2/2 ऑर्डर में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। तो इसको लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट does not change by expanding any row. The value of determinant does not change by expanding through any row or any column। यानी डिटर्मिनेंट का जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे, 3/3 को हम लोग 2/2 में चेंज करेंगे, तब इसके लिए आपको किसी रो या किसी कॉलम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम का आप हेल्प लेके की सहायता से अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। मान लीजिए आप R1 से किए, जो वैल्यू आया वही वैल्यू आएगा। यदि आप R2 से किए, C2 से किए, C3 से किए, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी बेधड़क किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करिए। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते समय साइन स्कीम जानना जरूरी होता है। तो हम लिखते हैं साइन ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटर्मिनेंट। तो जनरल में हम एक डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं 3/3 ऑर्डर का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह जो है एक डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का, जनरल में लिखा हुआ है। अब जब हम इस डिटर्मिनेंट को 3/3 को 2/2 में चेंज करेंगे तो हमको कुछ साइन ऑफ एलिमेंट्स जानने जरूरी होंगे। तो सारे एलिमेंट्स का अपना एक स्थान का चिन्ह होता है, प्लेस साइन होता है, उसको जान लेते हैं। उसके बाद ना हम एक्सपेंड करना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स होता है A11, इसका चिन्ह, स्थान का चिन्ह प्लस होता है। A12 का चिन्ह माइनस होता है, A13 का चिन्ह प्लस होता है। क्या देख रहे हैं? हर प्लस के बगल में एक माइनस है, हर माइनस के बगल में एक प्लस है, प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस। तो इस प्लस के बगल में यहाँ तो माइनस होना चाहिए, यानी A21 का चिन्ह माइनस होगा, A22 का चिन्ह जो है यहाँ प्लस होगा, A23 का चिन्ह माइनस होगा, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा,
तो A31 का चिन्ह जो है प्लस होगा, A32 का चिन्ह माइनस होगा और A33 का चिन्ह प्लस होगा। तो ये प्लेस साइन है, एलिमेंट्स के स्थान का चिन्ह है। और ये चिन्ह का प्रयोग यूज कब करते हैं? जब हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। जिस रो से करेंगे या जिस कॉलम से करेंगे उस एलिमेंट के पहले इन चिन्हों को हम जरूर देंगे, तबे न तो गलत हो जाएगा। इस तरह से तो ये आपने चिन्ह देख लिया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक 3/3 का डिटर्मिनेंट है, उसको हम एक्सपेंड करते समय इन चिन्हों का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। 2 1 3 5 4 -1 -2 6 7। ये आपका जनरल में हम एक एग्जाम्पल में अपने से एक एग्जाम्पल लिए हैं 3/3 का। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। आपको बताए हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कीजिएगा वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको हम कर दे रहे हैं, मान लीजिए C1 से ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं। किस रो या किस कॉलम से आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसको लिखना होगा, बिना लिखे नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई C1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। नाम तो लिखना पड़ेगा कि किस रो या किस कॉलम से आप एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग बाई C1। तो C1 के जो एलिमेंट्स हैं 2 5 -2, ये अपने चिन्ह के साथ बाहर रहेंगे। सो देखिए, तो सबसे पहले बाहर रहने का जो बारी है वो 2 का है। तो 2 जो है बाहर यहाँ पर आ गया अपने चिन्ह के साथ। 2 का चिन्ह जो है पहले से प्लस है तो यहाँ प्लस दिया गया। इसका भी अपना 2 का प्लस में लिखा हुआ है तो प्लस 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 हुआ। अब ये बोले हैं कि ये 2 अपने चिन्ह के साथ बाहर है डिटर्मिनेंट, यानी 3/3 का ये डिटर्मिनेंट जो है 2/2 में चेंज होने जा रहा है। इसी को कहते हैं एक्सपेंडिंग। 2/2 में चेंज होने जा रहा है, यानी 2 के बगल में एक डिटर्मिनेंट जो हम लिखेंगे वो 2/2 का होगा। समझ गए? तो अब ये 2 आ गया, ठीक है, बाहर है। तो अब डिटर्मिनेंट के अंदर 2/2 के अंदर किन किन एलिमेंट्स को लिखेंगे सो समझ लीजिए। ये 2 जिस रो में है उसको छोड़ देंगे, 2 जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। यानी जो बाहर है एलिमेंट वह जिस रो में है उसको हटाइए, जिस कॉलम में है उसको हटाइए। यानी ये वाला और ये वाला हट गया तो यही ना 2 बचा। 4 -1 6 7, इसी एलिमेंट को हम यहाँ डाल देंगे। 4 -1 6 7, तो ये हो ना गया 2/2 का डिटर्मिनेंट हुआ। तो बाहर रह गया पहले 2। अब हम C1 से किए हैं तो C1 में तो 5 भी है, तो यह बाहर रहने का बारी है, लेकिन इसका स्थान का चिन्ह माइनस है। तो मैं बताया हूँ ना कि ये अपने चिन्ह के साथ बाहर रहेगा, यानी पहले इसके स्थान का चिन्ह लिखना होगा, तब इसको लिखना होगा 5 को। अब वही प्रक्रिया जो पहले हम लोग प्रोसेस दोहराएंगे उसी को। 5 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, 5 जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। तो छोड़ने के बाद जो है एक 2/2 का डिटर्मिनेंट हमको लिखना पड़ेगा। 5 जिस रो में है इसको छोड़ देंगे, बीच वाले को, ये वाला, तो 1 3 6 7 हमको लिखना पड़ेगा। 1 3 6 7 1 3 6 7 दोनों ये एलिमेंट बाहर हो गए। अब बाहर रहने का बारी किसका है? -2 का। तो पहले इसका चिन्ह लिखेंगे प्लस स्थान का चिन्ह, उसके बाद इस एलिमेंट को लिखेंगे -2 को, बाहर हो गया। फिर एक डिटर्मिनेंट 2/2 का इसके लिए भी आएगा। तो -2 जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, -2 जिस कॉलम में है उसको छोड़ेंगे। तो यही 2 एलिमेंट 1 3 4 -1 बचा, वही इसमें लिखना है 1 3 4 -1। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2 में चेंज हो गया।
तो इसी को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते समय किसी रो या किसी कॉलम से कीजिएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब ज़रा इनका हम वैल्यू निकाल देते हैं। 2/2 का जब हो गया तो पीछे हम मेथड बताए हैं कि कैसे तिरछा तिरछी गुना होता है। तो 2 × तो हो ही गया, 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो लिखेंगे 4 × 7, है ना। उसके बाद ये माइनस तो फार्मूला का है, बीच में तो माइनस आता है, और 6 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे तो हम कर लिए, अब इनको ऐसे करना है मल्टीप्लाई। तो ये 6 में -1 से करेंगे तो -6 होगा। आई पीछे भी माइनस आ रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं। फिर आया -5, इनको भी ऐसे गुना करेंगे। 1 में 7 से, बीच का माइनस फार्मूला का है 6 × 3, 6 × 3 बंद। फिर आया यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो 2 लिख देंगे। अब ऐसे फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 1 में -1 से, तो 1 × -1, ये माइनस जो है बीच वाला है जो रहता ही है सबके बीच में, और 4 × 3, तो 4 × 3 बंद कर दीजिए। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। देखिए ये हुआ कितना, 7 4 जा 28, 7 का 28, 28 हुआ, 6 को कितना हुआ 34, 34 हुआ, यानी 2 × 34 -5 × ये 7 हुआ और ये 18 हुआ, तो कितना हुआ 7 - 18, तो -11 हो गया। अब यहाँ देखिए -2 × ये हुआ -1, ये हुआ 12, तो -1 और -12 -13 हुआ, तो यहाँ -13 लिखना होगा, है ना। अब इसके बाद जो है इनको कर दीजिए। 34 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 माइनस, देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, 11 5 या 55, और ये माइनस प्लस हो गया, तो 13 2 या 26। यहाँ भी जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस देना होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 13 2 या 26 हो गया। तो इनको हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा 8 5 13 और 6, 8 5 13 और 6 19 का 9 कैरी 1, 6 एक 7 और 5 12 और 2 14, तो ये आपका 149 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हुआ, है ना। तो इस तरह से अब ये हम लोग एक्सरसाइज 4.1 जो एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट का पहला एक्सरसाइज है, उसको बनाने लायक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, है ना। अब हम ये कॉन्सेप्ट का वीडियो था, है ना, वीडियो 1 डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट वीडियो 1 का था ये आज का क्लास। यदि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और आप जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट अप टू डेट मिल सके, है ना। और हम इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट और आगे का ये क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है सर्च कीजिए, कुछ छूट गया है तो उसको पूरा कीजिए।